केमिस्ट्री क्लासेज में मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को हम लोग कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि अब तक आपने ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको MK केमिस्ट्री क्लासेज के YouTube चैनल पे जाके आप बड़ी आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए बच्चों, आज हम लोग द्रव्यों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे। द्रव्य पदार्थ यानी जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। चूंकि पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है या द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं, तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं या द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है द्रव्यों का वर्गीकरण, यानी पदार्थों के अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर पदार्थों को एक से अधिक भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग उन्हीं पदार्थों के वर्गीकरण को जानेंगे कि पदार्थों कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अन्य बातों को भी जानेंगे। फिर एक एक करके इन पदार्थ के प्रकार को विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि पदार्थ कितने भागों में पदार्थ को बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों पदार्थ या द्रव्य। अब इसके लिए एक रेखीय कह सकते हैं डायग्राम आपके सामने बनाया गया है और इस डायग्राम के माध्यम से आपको पदार्थ का वर्गीकरण समझाया जाएगा। तो बच्चों, पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं या प्योर मटेरियल या प्योर मैटर भी कह सकते हैं, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ या जिसको हम लोग पर्टिकुलर एक नाम भी देते हैं, मिश्रण बोलते हैं, जिसको इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर भी बोला जाता है। तो पदार्थ को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे बच्चों? कोई भी ऐसा पदार्थ, ध्यान से सब लोग सुनेंगे, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके अलग अलग भाग का गुणधर्म एक समान होता है। कोई भी आप पदार्थ ऐसा लो और जिसको कई सारे भागों में आप बांट दो, लेकिन उसके गुण न बदले, ऐसे पदार्थ को बच्चों हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दूसरे तरीके से कहा जाए कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके निर्माण में भाग लेने वाले सभी अणुओं की रासायनिक संरचना एक समान होती है। फिर से सुनिए, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके निर्माण में भाग लेने वाले सभी अणुओं की रासायनिक संरचना एक समान होती है। समझ में आया सबको? और एक विशेष बात बच्चों, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, इनके जो निर्माण में भाग लेने वाले जो अणु हैं, उनके गुण में परिवर्तन भौतिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधियां क्या है? गर्म करना, फटकना, ओसाना, निथारना, ये सब पदार्थों के पृथक्करण की भौतिक विधियां कहलाती हैं। तो इन विधियों द्वारा शुद्ध पदार्थ के अवयवी जो कण होते हैं उनको हम पृथक नहीं कर सकते हैं, ना ही उनके गुण में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो यदि इन सभी मानक पे कोई पदार्थ खरा उतर रहा है तो उस पदार्थ को हम लोग बच्चों शुद्ध पदार्थ या प्योर मटेरियल या प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सबको समझ में आ गया? एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बच्चों, एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, और एक छोटे सा लोहे का टुकड़ा है। दोनों के पास मैग्नेट यानी चुंबक हम ले जाएंगे तो दोनों जो लोहे के टुकड़े हैं, बड़ा वाला और छोटा वाला, दोनों टुकड़े चुंबक के प्रति आकर्षण दिखाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो छोटा वाला लोहा का कण है और जो बड़ा वाला लोहे का कण है, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि लोहा एक शुद्ध पदार्थ होता है। समझ में आया? चलिए आगे हम चलते हैं अशुद्ध पदार्थ पे। तो इसका उल्टा कह सकते हैं एक तरीके से कि वे पदार्थ
जिनके निर्माण में भाग लेने वाले पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं, या जिनके निर्माण में भाग लेने वाले पदार्थों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अशुद्ध पदार्थों के गुणधर्म अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें आप एक उदाहरण ले सकते हो मिश्रण का, और इसमें एक मिश्रण हम लेते हैं शरबत। आप देखते हो बच्चे, चीनी कम डालेंगे तो शरबत का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, चीनी अधिक कर देंगे तो शरबत का गुण दूसरा हो जाता है, यानी कम मीठा हो जाएगा चीनी डालेंगे तो, और अधिक चीनी डालेंगे तो ज्यादा मीठा हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा शरबत ही। समझ में बात आ गया? तो इस प्रकार के पदार्थ जिनमें भाग लेने वाले पदार्थ एक समान न हो, जिनके निर्माण में भाग लेने वाले अणुओं की रासायनिक संरचना एक समान न हो, ऐसे पदार्थ को हम लोग अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। अब पुनः इनको वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थ को बच्चों पुनः दो भागों में बांटा गया है, तत्व जिसको एलिमेंट बोलते हैं, और यौगिक जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तत्व क्या होता है? वे शुद्ध पदार्थ जिनका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से होता है। फिर से एक बार सुनिए, तत्व वे अणु होते हैं, क्यों? क्योंकि मैं बताया कि शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के अणुओं की संरचना से मिलकर बने होते हैं, ये भी बताया गया था। तो वे शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनते हैं, ऐसे सभी शुद्ध पदार्थ को बच्चों लोग तत्व कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लें, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ हाइड्रोजन का H2, और H2 में आप देखोगे कि ये H+H से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? H+H। ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है, तो दोनों समान प्रकार के परमाणु हुए, और समान प्रकार के परमाणुओं से मिलके आपका H2 बना है। अर्थात ये जो H2 मतलब जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, वो एक प्रकार का तत्व होता है। तो समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से जो अणु बनता है या जो पदार्थ बनता है उसको हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और यौगिक में बच्चों इसी का उल्टा हो जाएगा कि वे शुद्ध पदार्थ, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होंगे बच्चों, वे शुद्ध पदार्थ जो असमान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। तो समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनते हैं, और यौगिक असमान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। इसीलिए बच्चों तत्व को हम लोग समपरमाणु, तत्व को हम लोग समपरमाणु अणु कहेंगे। इसी से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तत्व की परिभाषा एक छोटे से शब्द में छिपा हुआ है बच्चों, समपरमाणु अणु। तो तत्व को कोई पूछे तत्व क्या होता है, बताएंगे कि जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर जो, क्योंकि परमाणु एक से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है, तो सम परमाणु जो अणु होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी बच्चों तत्व की श्रेणी में आते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है यौगिक, कंपाउंड। मैं भी बता रहा था कि असमान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनते हैं, इसीलिए यौगिक के लिए हम लोग एक शब्द यूज करेंगे बच्चों, विषम परमाणु। यौगिक के लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करेंगे? विषम परमाणु अणु। विषम का मतलब असमान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से जो अणु बनता है उसको क्या बोलते हैं? विषम परमाणु अणु। तो ये तत्व और यौगिक में एक अंतर भी आपको समझ में आ गया, और आगे हम लोग एक एक करके विस्तार से इनके बारे में और सारी चीजें भी जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो इस पर्पज से आप इसको पढ़ेंगे। चलिए, अब बच्चों तत्व को पुनः दो भागों में बांटा गया है। वैसे देखा जाए तो तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से दो भागों में, लेकिन ऐसे देखा जाए तो तीन भागों में बांटा जाता है। तो पहले इनको देख लेते हैं। मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, पहला है धातु और दूसरा है बच्चों अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और एक तीसरा भी होता है उपधातु। तीसरा क्या होता है? उपधातु, जिसको इंग्लिश में मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो खैर, उपधातु के बारे में आगे हम ये जब तत्व शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी,
ये उपधातुएं होती हैं, उनके बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे। फिलहाल इनके बारे में जान लेते हैं। धातु तो वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऐसे तत्व को हम लोग बच्चों धातु कहते हैं। और लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी के सभी धातुओं की श्रेणी में आते हैं। इन धातुओं से हम लोग बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं बच्चे, सुचालक होते हैं, इसलिए हम लोग इनसे बर्तन और तार बनाते हैं। तो बहुत सारा इनका उपयोग है। आगे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे और कैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, किस प्रकार से ये धनायन बनाते हैं। इनकी एक मीनिंग और है कि रासायनिक अभिक्रिया में धनायन बनाते हैं। तो ये सब कुछ आपको आगे बताया जाएगा। और ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, यदि धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो अधातुएं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ऐसे तत्वों को हम लोग अधातु कहते हैं। और जो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी के सभी बच्चों अधातुओं की श्रेणी में आते हैं। तो इनको भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद मैं तीसरा भी आपको बता रहा था, एक उपधातु भी होता है जिसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है बच्चों, तो उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। और आर्सेनिक और एंटीमनी मुख्य रूप से ये दो उपधातुएं इनको माना जाता है। तो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद यौगिक को पुनः दो भागों में बांटा गया, अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? अकार्बनिक, यानी ऐसे अ का मतलब होता है बच्चों नहीं, और कार्बनिक मतलब कार्बन, अर्थात वे यौगिक जिनमें कार्बन न पाया जाता हो, ऐसे यौगिकों को हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। कुछ अपवाद है इसमें, जैसे कार्बन के जितने भी ऑक्साइड होंगे, कार्बन के जितने भी कार्बोनेट होंगे, साइनाइड होंगे, इन सभी में कार्बन होते हुए भी ये सब अकार्बनिक की श्रेणी में आते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बच्चों, उसमें कार्बन होता है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक न होकर अकार्बनिक यौगिक ही होता है। क्यों? क्योंकि इसके गुण कार्बनिक यौगिकों से कम, अकार्बनिक यौगिकों से ज्यादा मिलता है। खैर, सिंपल वे में आप इसकी परिभाषा यही बताओगे कि वे यौगिक जिसमें कार्बन न पाया जाता हो, ऐसे सभी यौगिकों को हम लोग अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, कार्बनिक इसका उल्टा होगा कि वे यौगिक जो कार्बन या कार्बन के साथ अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, मुख्य रूप से इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों वो आते हैं। खैर, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता हो, ऐसे सभी यौगिकों को बच्चों लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि हम लोग जो शरीर है बच्चों, इस दुनिया में जितनी जीवधारी हैं, सबकी शरीर भी इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। इसी ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। समझ में बात आ गई? हम लोग ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से मिलकर बने हैं, इसीलिए हम लोग को ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है जीवधारियों को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम लोग आगे जान लेंगे। इसके बाद अब आते हैं अगले पे, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अभी मैंने बताया है कि वे पदार्थ जिनके अवयवी कणों के गुणधर्म अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनमें भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग बच्चों भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी और पानी का हमने मिश्रण बनाया, अशुद्ध पदार्थ जितने मिश्रण होंगे सब अशुद्ध पदार्थ होंगे, और हमने पानी में चीनी घोल के एक मिश्रण बना लिया, और हम चाह रहे हैं कि उसमें से चीनी और पानी अलग कर लें। तो कुछ नहीं करना, एक भौतिक प्रक्रिया आपको अपनानी होगी कि उस शरबत को, उस विलयन को या उस मिश्रण को आपको चूल्हे पे रख के और गर्म कर देना रहेगा। पानी भाप बन के उसमें से उड़ जाएगा और चीनी आपका उस गिलास के पेंदी में मिल जाएगा। जबकि शुद्ध पदार्थ के साथ ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये अंतर होता है शुद्ध और अशुद्ध में कि इनके अवयवी पदार्थों को या कणों को किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा या विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग कर सकते हैं। समझ में आ गया? और मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को
अनुपात में मिला दें तो बच्चों मिश्रण का निर्माण हो जाता है। अब पुनः इसको दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण या जिसको हम लोग विलयन या सॉल्यूशन बोलते हैं, और विषमांगी मिश्रण जिसको हेटेरोजेनस मिक्सचर भी कहा जाता है। इसको होमोजेनस और इसको हेटेरोजेनस। क्या इसकी मीनिंग है बच्चों? समांगी, सम का मतलब होता है समान, और अंगी, अंगी का मतलब होता है अंग, अर्थात वे मिश्रण जिनमें भाग लेने वाले सभी जो पदार्थ होते हैं उनको मिलाने के बाद बच्चों सभी एक समान हो जाते हैं, अर्थात सभी का जो है रूप एक जैसा हो जाता है, समान अंग हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे आप चीनी अलग से लो और पानी अलग लो, और फिर दोनों को जब अच्छे से चम्मच से उसमें मिला देंगे, घोल देंगे, तो मिलने के बाद जो बच्चों शरबत बनता है, उस शरबत में न तो आपको पानी दिखाई देता है और ना ही चीनी दिखाई देता है, दोनों मिलकर एक अंग के रूप में बदल गए। तो जब ऐसा मिश्रण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों को मिलाने के बाद हमको अलग अलग दिखाई न दें, ऐसे मिश्रण को बच्चों हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको शरबत बताया, इसके अलावा जो दूध होता है बच्चों, परीक्षा में पूछा जाता है कि दूध क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चे बता देते हैं कि यौगिक होता है। जब विस्तार से मैं पढ़ूंगा तो यौगिक और मिश्रण में अंतर भी बताऊंगा। एक्चुअल में बच्चों जो दूध होता है एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, अर्थात एक प्रकार का विलयन होता है। समझ में बात आ रही? तो शरबत हो गया, दूध हो गया, ये सभी के सभी समांगी मिश्रण होते हैं। इवन एक सॉल्यूशन के नाम से हम लोग फेमस चीज देखते हैं, जब हम लोगों की साइकिल पंचर हो जाती है बच्चों, तो वो जो साइकिल को पंचर लगाने वाला होता है वो उस पर एक सॉल्यूशन लगा, जिसे हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं बल्कि क्या है, वो एक सॉल्यूशन है। और उस सॉल्यूशन को मैं देखते हूँ रेड कलर का लगभग होता है या येलो कलर का, उस पर लगा के और उस पर एक रबड़ का टुकड़ा लगा के उस पंक्चर को सही करता है। तो एक्चुअल में वो एक सॉल्यूशन भी किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण। तो जितने विलयन होंगे, विलयन के बारे में एक बात और बता दें बच्चों कि विलयन के भी दो भाग होते हैं, विलयन के भी दो भाग होते हैं। कोई विलयन हो उसके दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है बच्चों विलायक। ठीक है? तो जब विलेय और विलायक को आपस में मिलाते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है? बन जाता है विलयन। समझ में बात आ गई? अब कहोगे विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है? यदि हम यहाँ पे उदाहरण एक विलयन ले, अभी मैं बताऊं जो शरबत होता है एक प्रकार का विलयन होता है। अब इसमें कोई आपसे पूछे कि इसमें विलेय और विलायक क्या है, क्योंकि विलयन है तो इन्हीं दोनों से मिलकर बना होगा। तो जिस पदार्थ की मात्रा बच्चों कम होती है, ठीक है, वो कहलाता है विलेय, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो कहलाता है विलायक। जैसे जब भी हम लोग शरबत बनाते हैं बच्चों, तो शरबत में पानी हमेशा अधिक लेते हैं। तो शरबत जो कि विलयन है, शरबत है क्या है, विलयन है, उस विलयन यानी शरबत में विलायक कौन है? पानी। ऐसे कह सकते हो जो जिसमें कोई चीज घोला जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पानी जो होता है बच्चों वो सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। कोई पूछे कि सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसे जाना है? जब भी सार्वत्रिक विलायक का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज घोलने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला कोई चीज आता है, जो बच्चों आता है पानी। पानी मिलाओ, रंग घोल दो, पानी मिलाओ, ये घोल दो, वो घोल दो। तो घोलने के लिए मुख्य रूप से हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, इसलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। लेकिन इस पे आप मत जाइएगा, कभी कभी क्योंकि नॉर्मली हम लोग सोच लेते हैं कि जो पानी की तरह चीज होगा वही विलायक होगा। नहीं, मात्रा से हम लोग बताते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा। समझ में बात आ गई? तो चीनी की मात्रा कम होती है तो चीनी विलेय है, विलेय जिसको घोला जाता है, और विलायक जिसमें घोला जाता है। और जब विलेय और विलायक दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। तो विलयन की परिभाषा, जितने भी विलयन होते हैं सभी के सभी समांगी होते हैं, अर्थात विलयन में जो विलेय और विलायक होते हैं उनको मिलाने के बाद विलयन बन जाने के बाद उनको हम अलग अलग देख नहीं सकते हैं। इसके बाद इसका उदाहरण भी हो जाएगा सभी प्रकार के विलयन। अभी मैंने शरबत और दूध का एग्जाम्पल भी बताया इसमें। इसके बाद बच्चों विषमांगी मिश्रण। तो जाहिर सी बात है समांगी और विषमांगी। विषमांगी का मतलब होता है बच्चों वह मिश्रण जिसके अवयवी घटकों को हम लोग आसानी से देख सकें, हाँ इसमें ये चीज मिलाया गया है और मिला के मिक्सचर बनाया गया है। ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं।
जैसे गेहूं और भूसे का मिश्रण, यदि गेहूं में भूसा मिला दें तो हमको गेहूं और भूसा अलग अलग दिखाई देता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को बच्चों हम लोग विषमांगी या हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको द्रव्य का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। आइए इसको जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं। द्रव्य क्या होता है इसे आपको बताया गया था, ठीक है, जिसमें आयतन होता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है, ये सब कुछ पीछे आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ रहे थे कि द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाता है, द्रव्य कितने प्रकार का होता है या द्रव्य का वर्गीकरण। तो बताया गया कि द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध या शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। फिर शुद्ध द्रव्य को दो भागों में बांटा, तत्व और यौगिक। तत्व को पुनः दो भागों में बांटा गया, धातु व धातु। यौगिक को पुनः दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक और कार्बनिक। और अशुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इन शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ अर्थात तत्व यौगिक के बारे में और समांगी विषमांगी मिश्रण के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। उनमें क्या समानता होती है उसको जानेंगे, उनमें क्या अंतर होता है इसको भी जानेंगे, तथा साथ ही साथ हम लोग इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।